हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे ये आपकी जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। तो आप देखेंगे आईएमपी प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2025, यानी आपकी परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। तो आप सभी छात्रों को पढ़ाई में अच्छे से जुट जाना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जी, पाठ का नाम है अध्याय 2 है जी, और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, है ना। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, इनको मैंने सिलेक्ट किया है। तो इसको वीडियो को आपको ध्यान से पूरी देखना है। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है आपका, प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि किसे कहा जाता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्रक को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर देखिए इसका प्राथमिक क्षेत्रक, है ना। तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, है ना, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। करना माने पैदा करना, है ना। उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है ना। जैसे इसमें क्या क्या आता है प्राथमिक क्षेत्र में, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, कृषि, डेयरी, मछली पालन, खनन, वन, पशुपालन आदि। तो ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि की परिभाषा हो गई। अब आते हैं हम दूसरी गतिविधि पर। इसमें देखिए 3 गतिविधि हैं, इनमें से क्वेश्चन आपका निश्चित आएगा, है ना, परीक्षा में। तो इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि किसे कहा जाता है ना, या द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि किसे कहते हैं, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें देखिए द्वितीयक क्षेत्रक, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है ना। तो इसमें देखेंगे प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा, है ना, किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है ना। इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें देखिए सभी प्रकार के उद्योग इसमें आते हैं। तो इसमें देखिए गन्ने से शक्कर बनाना, यानी गन्ना, आप देखेंगे गन्ना कृषि से हमें कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है, और गन्ने से क्या बनाना, शक्कर बनाना। शक्कर का निर्माण किस में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है ना। कपास से कपड़ा बनाना, कपास आप देखेंगे तो कृषि में पैदा होता है, लेकिन कपास से कपड़ा बनाना किस में बनता है, उद्योगों में, है ना। यानी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि। लोहे से मशीन बनाना, यानी कि लोहा से क्या मशीन का निर्माण करना। तो ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा प्रश्न है, इसमें से देखिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधि से क्या गतिविधि किसे कहा जाता है ना। तो इनमें से तीनों में से कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित आने की पूरी संभावना है। तो इसमें देखिए तृतीय क्षेत्रक, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो एक गतिविधि क्या करती है, एक गतिविधि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है ना। ये गतिविधि क्या करती है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। जैसे आप देखेंगे शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, परिवहन, बैंक, संचार, एटीएम, कॉल सेंटर, दर्जी, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सभी किसके उदाहरण है, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चनों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। जी कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं इसको। तो जी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस, है ना।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पूरा नाम जी माने ग्रॉस, ग्रॉस माने क्या होता है सकल, है ना। और डी माने क्या होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक माने क्या हो जाएगा घरेलू। और पी मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हो गया उत्पाद, है ना। तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस माने सकल और डोमेस्टिक माने घरेलू और प्रोडक्ट माने उत्पाद, है ना। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या हो गया, इसको कह सकते हैं हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। आप तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीडीपी का पूरा नाम पूछा जाए तो आप हिंदी में भी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस, जी का मतलब क्या हो गया ग्रॉस, ग्रॉस माने सकल, और डी का मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और पी का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, है ना। जी का मतलब क्या हो गया ग्रॉस, ग्रॉस माने क्या हो गया सकल, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया सकल घरेलू उत्पाद। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद, जिसकी परिभाषा पूछी जा सकती है 2 नंबर में। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो इसमें उत्तर देखिए देश में एक वर्ष विशेष में, है ना, देश में एक वर्ष विशेष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जीडीपी देश में, है ना, देश में एक वर्ष विशेष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी क्या होती है, जब आप जानते ही हैं जब व्यक्ति के लिए काम नहीं मिलता है यानी तो उसको हम बेरोजगार कहते हैं ना। बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो आप देखिए जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक है ना, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल सके तो उसे क्या कहते हैं बेरोजगारी कहते हैं। जब इसमें देखिए दोबारा से, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी, प्रचलित मजदूरी क्या होती है जहाँ पर मजदूरी चल रही है, रेट चल रही है। जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल सके तो उसको क्या कहते हैं अपन बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामीण क्षेत्रों या कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है ना। तो इसमें देखिए कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, एक तो प्रचंड बेरोजगारी, दूसरी होती है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। ये 2 प्रकार की बेरोजगारी किसमें पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में, है ना, या ग्रामीण क्षेत्र में कह सकते हैं आप। तो आप देखिए इसमें वन करके मैं दोनों की आपको परिभाषा बताने वाला हूँ, प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी की, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, आप देखेंगे इसमें दोनों की मैं डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए प्रचंड बेरोजगारी, पहला है प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यानी प्रचंड बेरोजगारी के 3 नाम है, प्रचंड, छिपी और अदृश्य, सब एक ही बात है ना। प्रचंड बेरोजगारी की छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं और अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं ना, तो इसका देखिए आंसर बहुत सरल भाषा में मैंने बनाने का प्रयास किया है। किसी कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है ना। तो आप देखेंगे किसी कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है ना। यदि आप देखेंगे यदि कुछ लोगों को, ये तो परिभाषा तो यहीं तक लिखना है आपको बस केवल, यदि कुछ लोगों को कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे किसी कृषि कार्य में या किसी खेत में 3 लोगों की आवश्यकता है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं तो 2 लोग क्या एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि 2 लोगों को उसमें से हटा दिया जाए तो कृषि के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे किसी कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी किसी कहते हैं, तो ये दोनों प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में, या इसको कह सकते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि होती है। तो मौसमी बेरोजगारी देखिए इसकी परिभाषा, जब लोग, आप देख सकते हैं जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त कर पाने
जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि जब कुछ लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कुछ मौसम में उनको काम नहीं मिल पाता। तो इसमें देखिए मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ये दोनों ही बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना। तो इसकी दोनों की परिभाषा मैंने अलग अलग डिवाइड की है। इसके बाद में नेक्स्ट एक और बेरोजगारी है शहरी क्षेत्रों में। आप देखेंगे इसमें अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है शहरी क्षेत्रों में, है ना। शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है ना। शहरी क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी। तो इसकी परिभाषा क्या है, कैसे कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जब मैट्रिक, मैट्रिक माने 10वां, है ना, स्नातक, स्नातक जैसे ग्रेजुएशन यानी कि हम बीए करते हैं तो उसको बीए या बीएससी, जब मैट्रिक पास या स्नातक पास या स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं ना। जब कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है और लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई मैट्रिक पास है कोई व्यक्ति या स्नातक कर लिया उसने या स्नातकोत्तर यानी एमए कर लिया, ये पढ़े लिखे युवक हैं सभी, लेकिन कभी कभी इनको रोजगार पाने में जो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, यानी रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब मैट्रिक, स्नातक, कोमा लगाते चलेंगे, स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, यानी शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, शहरी क्षेत्रों में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इस वीडियो को आपको पूरी देखना है, ये वीडियो बहुत आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। तो मनरेगा का नाम क्या है पूरा, उत्तर देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, है ना, ये इसका पूरा नाम है ना। ये कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था मनरेगा, है ना। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप देखेंगे संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में 3 अंतर। तो आप देखेंगे संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में यानी कुछ कर्मचारी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं ना, और कुछ लोग क्या है सरकारी जॉब करते हैं। तो सरकारी जॉब को क्या करते हैं, संगठित क्षेत्र होते हैं ना, और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनी या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कुछ सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं ना। तो आपने संगठित सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें 2 अंतर पूछे गए हैं, 3 अंतर। तो इसमें देखिए अगला एक पॉइंट है, पहला अंतर है इसमें, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है ना, यानी रोजगार की अवधि यहाँ पर कैसी होती है, सरकारी क्षेत्र में नियमित होती है। अब यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में आप देखेंगे, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती यहाँ पर, यानी रोजगार नियमित नहीं होता। कहाँ पर, प्राइवेट जो फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, उनके जगह रोजगार की अवधि कैसी नहीं होती, नियमित नहीं होती। उसमें कभी भी काम के अनुसार लोगों को रखा जाता है, यानी कभी जब कम काम होता है तो कुछ लोगों को काम से निकाल दिया जाता है ना। तो इसमें देखिए संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि क्या होती है, नियमित होती है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है इसमें, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले संगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। आप देखेंगे असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, यानी कि संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। अगला इसमें पॉइंट है, संगठित क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश की पात्रता होती है, यानी कि अवकाश के दिनों का भी इसमें वेतन दिया जाता है ना। असंगठित क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश की पात्रता नहीं होती है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
संगठित और असंगठित क्षेत्र में। देखिए, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, असंगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। संगठित क्षेत्रक में सवैतनिक अवकाश की पात्रता होती है, असंगठित क्षेत्रक में सवैतनिक अवकाश की पात्रता नहीं होती है। यानी जिस दिन ऐसे कोई आदमी प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा है या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो जिस दिन वो नहीं जाता है उस दिन का वेतन उसका काट दिया जाता है या कम करके दिया जाता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब इसमें देखिए, संगठित इसमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, ऐसे रेलवे है और डाकघर है, जिस सरकार के स्वामित्व में होते हैं ना। इसमें किसका हक होता है? सरकार का, जिस सरकारी सेक्टर है। और निजी क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कैसे होते हैं? निजी। निजी माने क्या होते हैं? खुद के, स्वयं के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पार्ट लेते हैं हम। इसमें भी अगला पार्ट है ये अध्याय 3 है आपका, और पार्ट का नाम है अध्याय 3, पार्ट का नाम मुद्रा और साख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये अर्थशास्त्र का ही चैप्टर है। इसमें भी आज जो मुख्य आने वाले प्रश्नों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो पूरी वीडियो को आपको पूरी देखना है। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, मुद्रा किसे कहते हैं ना। मुद्रा के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो मुद्रा क्या होती है? मुद्रा यानी पैसा। मुद्रा किसे कहते हैं? तो मुद्रा से क्या करते हैं हम? उत्तर देखिए, मुद्रा आप सभी जानते हैं, जब बाजार जाते हैं तो बिना मुद्रा के, बिना पैसे के हमारा काम नहीं चलता है ना। तो बाजार जाते हैं तो वस्तुओं को क्रय करते हैं, तो उसके लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो वही मुद्रा है जी, ठीक है। मुद्रा किसे कहते हैं? तो मुद्रा से क्या करते हैं? मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं, आप देखेंगे मुद्रा से क्या करते हैं? वस्तु खरीदते हैं तथा सेवाएं, और कई प्रकार की हम सेवाएं खरीदते हैं। ऐसे हमें कहीं ट्रेन में सफ़र करना है तो हमें टिकट लेना पड़ता है, तो वो क्या हुई? सेवा को खरीदने तथा ऋणों के, और कई बार हमारे जो बिल आते हैं वो मुद्रा से चुकाए जाते हैं। ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। तो आप देखेंगे मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है। मुद्रा के कार्य। मुद्रा क्या करती है? मुद्रा के कार्य लिखी है ना। तो मुद्रा के कार्य क्या है? आप देखेंगे उत्तर में, ये उत्तर डबल हो गया तो एक ही उत्तर है इसमें। एक उत्तर में क्या लिखेंगे? मुद्रा के 3 कार्य निम्न है। पहला कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। विनिमय का होती है जब हम बाजार से जाते हैं तो हम क्या देते हैं? हमें वस्तु क्रय करते हैं तो हम मुद्रा देते हैं दुकान वाले को, और वो हमें वस्तुएं देता है। तो विनिमय का माध्यम हो गया। दूसरा है मूल्य मापन, यानी मुद्रा का मूल्य मापन। तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, और चौथा है क्रय शक्ति का संचय। तो ये मुद्रा के कार्य भी आ सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम हो गया, मूल्य मापन हो गया, क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो गया, और क्रय शक्ति का संचय हो गया। देखिए, क्रय शक्ति का हस्तांतरण और क्रय शक्ति का संचय, ठीक है। तो कोई भी, यानी 3 नंबर में आ रहा है तो 3 कार्य लिखना है आपको, और 4 नंबर में आ रहा है तो 4 कार्य लिखना है, और 2 नंबर में आ रहा है तो 2 कार्य लिखना है, ठीक है। तो मुद्रा के कार्य इसमें पूछे गए हैं। तो मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्यमापन, क्रय शक्ति का हस्तांतरण और क्रय शक्ति का संचय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। तो इसमें देखिए, अगला प्रश्न है आपका रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के 3 कार्य लिखिए। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आरबीआई के कार्य लिखिए, कोई 3 कार्य। तो ये आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसके कुछ कार्य हैं, तो 3 कार्य लिखना है आपको। उत्तर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए। तो क्या कार्य है? पहला आप देखेंगे नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। पहला कार्य, मुख्य कार्य है जी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक
स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। यानी आरबीआई है जो औपचारिक स्रोत क्या है, हमारे बैंक और सहकारी समितियां हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखता है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। अगला पॉइंट है आपका, अगली, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक। तो उसमें देखें आप 3 नंबर में आ रहा है तो आपको 3 कार्य लिख देना है। सबसे पहले मुख्य कार्य क्या है, करेंसी नोट जारी करना। दूसरा, औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपोर्टेंट ये भी है, ऋणों के 2 क्षेत्रकों वर्गों के नाम लिखिए है ना। ऋण, आपने पैसा उधार जरूर लिया होगा, कभी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, हम किसी से पैसा उधार लेते हैं। अब इसमें देखिए 2 तरह के हमें उधार देने वाले हैं, है ना। कौन कौन से, एक तो औपचारिक क्षेत्रक है ना, इसमें कौन कौन आते हैं, बैंक और सहकारी समिति आती हैं, ठीक है। और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक, इसमें कौन कौन आते हैं, देखिए साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त। इसमें क्या है, ये किस में आते हैं, अनौपचारिक क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है। और औपचारिक क्षेत्रक में केवल 2 ही आते हैं, बैंक और सहकारी समितियां। इसमें कभी कभी अंतर आ जाता तो इसका अंतर मैं नीचे आपको सॉल्व कराऊंगा इसका। इसमें देखिए अगला, तो इसमें देखिए दो तरह से हम ऋण लेते हैं यानी पैसा उधार लेते हैं। एक तो अनौपचारिक क्षेत्रक से हमें बैंक और सहकारी समितियां आती हैं, यानी कभी बैंक से पैसे लेते हैं और सहकारी समितियों से। और कभी हमें आवश्यकता होती है पैसा की तो साहूकार, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त से भी हम पैसा उधार ले लेते हैं ना। तो इस पे अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, यानी आधुनिक मुद्रा के रूप कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है, जो अभी चल रही है वर्तमान में। आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट है ना, पहला है कागज के करेंसी नोट, सिक्के और चेक, ये मुद्रा के आधुनिक रूप है। मुद्रा माने क्या होता है, रुपया, पैसा। मुद्रा को कुछ बच्चे क्या मुर्दा समझ बैठते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। मुद्रा से क्या होता है, जिससे हमें पैसा कोई वस्तु खरीदते हैं हम तो मुद्रा से खरीदते हैं। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में क्या 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 चल रहा है, कागज के करेंसी नोट, सिक्के और चेक शामिल है। अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है, यानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देना है ना। यानी कि आपने नोटबंदी जरूर सुना होगा, तो इसका उत्तर देखिए, जब सरकार के द्वारा मुद्रा को चलन से बाहर करके उसके स्थान पर नई मुद्रा को चलन में लाया जाता है तो उसे विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं ना। जब कोई मुद्रा चल रही है और अचानक सरकार ने उस पर क्या लगा दिया, जब सरकार के द्वारा मुद्रा को चलन से बाहर करके उसके स्थान पर नई मुद्रा को चलन में लाया जाता है तो उसे विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं। आप देखेंगे भारत में 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के रुपए के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था, है ना। आपको ध्यान होगा जी, यानी भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। इसमें 500 और 1000 के जो करेंसी कागज के नोट थे उनको अमान्य घोषित कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और उसके बदले में 500 तथा 2000 रुपए के नए नोट प्राप्त कर लें। इसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। तो इसमें देखिए एक लाइन में परिभाषा लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा मुद्रा को चलन से बाहर कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। इसको हम नोटबंदी भी कहते हैं। भारत में अभी नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को। ये आ सकता है प्रश्न। तो विमुद्रीकरण में क्या लिखेंगे, जब सरकार द्वारा मुद्रा को चलन से बाहर कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं।
तो देखिए पहले मुद्रा नहीं थी तो क्या करते थे लोग, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, है ना, पहले पुराने समय में। तो उत्तर देखिए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, यानी वस्तुओं को अदला बदली करना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। औपचारिक क्षेत्रक या स्रोत कह सकते हैं और अनौपचारिक क्षेत्रक या स्रोत के बीच 3 अंतर लिखना है। इनमें 3 अंतर बताना है। कई बार परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न। तो इसमें देखिए अच्छा प्रश्न है, औपचारिक क्षेत्रक। देखिए कभी कभी हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं। तो पैसा उधार लेने के 2 तरीके, एक तो औपचारिक क्षेत्रक से हमें पैसा मिलता है, इसमें आती है बैंक और सहकारी समितियाँ। देखिए औपचारिक क्षेत्रकों के स्रोत कौन कौन से हैं, बैंक और सहकारी समितियाँ। और अनौपचारिक क्षेत्रों के स्रोत कौन से हैं, जब कभी कभी हम पैसा उधार लेते हैं तो साहूकार, व्यापारी और मालिक और रिश्तेदार या दोस्त से लेते हैं। तो इसमें देखिए इसमें अंतर बताना है आपको। तो पहला इसमें अंतर है, औपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। यानी कि बैंक और सहकारी समितियां होती हैं इसमें। औपचारिक क्षेत्र के में स्रोतों में कौन कौन आएगा, बैंक और सहकारी समितियां आएंगी। तो औपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक, आप देखेंगे इसमें, देखिए औपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। जबकि अनौपचारिक स्रोत आप देखेंगे, अनौपचारिक स्रोत किसी भी संगठन के अधीन काम नहीं करते, है ना। ये भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करते हैं कौन, औपचारिक। अनौपचारिक स्रोत किसी भी संगठन के अधीन काम नहीं करते। दूसरा अंतर है इसमें, औपचारिक स्रोत में ऋण पर, ऋण माने क्या होता है, पैसा उधार लेने पर ब्याज की दर कम होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिक स्रोतों से जब हम पैसा उधार लेते हैं यानी ऋण लेते हैं, पैसा उधार लेना यानी ऋण, ठीक है, पर ब्याज की दर क्या होती है, कम होती है। और जबकि अनौपचारिक स्रोतों में ऋण पर, आप देखेंगे ऋण पर, ऋण माने उधार लेना, पर ब्याज की दर अधिक होती है या उच्च होती है। इसमें निम्न होती है और इसमें उच्च होती है। अगला है औपचारिक स्रोतों के उदाहरण, आप देखेंगे बैंक और सहकारी समितियाँ औपचारिक स्रोतों में आती हैं। और अनौपचारिक स्रोतों में कौन कौन आता है, साहूकार है, व्यापारी है, मालिक है, रिश्तेदार है, दोस्त है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चनों को लिख लिख के याद करना है। अगला प्रश्न है आपका स्वयं सहायता समूह। आप देखेंगे स्वयं सहायता समूह के 3 कार्य लिखिए। इसमें कोई 3 कार्य लिखना है स्वयं सहायता समूह के। तो कौन कौन से कार्य हैं, यानी इसमें देखिए 15 से 20, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15 से 20 लोगों का ये समूह होता है, उसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं। यानी इसमें कितने लोग हो सकते हैं, 15 से 20, यानी 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके कुछ कार्य हैं। तो इसके कार्य क्या हैं, स्वयं सहायता समूह ऐसे के कार्य निम्न है। पहला कार्य इसमें सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की क्षमता विकसित हो, भावना विकसित होती है किसमें, स्वयं सहायता समूह यानी लोगों में। सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित होती है किसमें होती है, लोगों में। दूसरा है सदस्यों में बचत करने की आदत विकसित होती है, यानी कि उसमें अपनी पैसा की बचत करने की आदत विकसित होती है। तीसरा होता है सदस्यों में स्वावलंबन की भावना विकसित होती है। स्वावलंबन माने क्या होता है, अपना काम खुद करो, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित होती है, बचत की आदत पड़ती है और स्वावलंबन की भावना विकसित होती है। तो 3 इसमें स्वयं समूह में कितने लोग हो सकते हैं, 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। तो चेक आपने देखा होगा, चेक द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है ना, चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है ना। चेक एक ऐसा कागज है जो किसी
चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है एवं उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर देखिए, ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। इन्हें 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इनको 2006 में आप देखेंगे 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया। और इन्होंने किस बैंक की? ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, है ना। इनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और इनको 2006 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, छोटे छोटे प्रश्न है इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तीनों पार्टों की वीडियो एक ही उसमें हो जाएगी। अध्याय 4 है जी, पाठ का नाम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है, तो इसमें छोटे छोटे प्रश्न है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। वैश्वीकरण से क्या आशा है? तो देखिए इसमें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है जी। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध। तो आप देखेंगे विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं ना। विभिन्न देशों के बीच क्या है? परस्पर आपस में संबंध। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, यानी सभी को एक करना। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये प्रश्न लिख लिख के याद करना है। तो देखिए इसमें वैश्वीकरण किसे कहते हैं? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन माने क्या होती है? उत्पादन माने पैदा करना, यानी वस्तुओं का उत्पादन करना पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इनमें से हो सकता है परीक्षा में कोई एक प्रश्न आपको, या दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें देखिए उत्तर है इसका ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। यानी एक साथ बहुत सारे देशों में या बहुत सारे राष्ट्रों में व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको उत्तर याद हो जाए उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसमें से ये IMP क्वेश्चन है, ये दोनों, पहला और दूसरा, और ये भी। ठीक है, उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। यानी कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो मैंने अच्छे क्वेश्चन है वही इसमें सिलेक्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखिए, इसको वर्ल्ड माने क्या होता है? विश्व, है ना। और ट्रेड माने आप देखेंगे तो व्यापार, ट्रेड माने क्या होता है? व्यापार। और ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है? संगठन। तो इसका WTO को फुल फॉर्म है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। यानी वर्ल्ड माने क्या होता है? विश्व, और ट्रेड माने व्यापार, और ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। तो WTO का उद्देश्य एक ऐसा संगठन है, आप देखेंगे विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है ना। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं ना। तो आप देखे से बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? विदेशी निवेश करती हैं, यानी पैसा अपना भूमि, भवन, मशीन, उपकरण खरीदने में व्यय करती हैं, यानी खर्च करती हैं।
तो इसमें यही लिखा है मैंने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। निवेश माने क्या होता है, पैसा लगाना, यानी किसी में कहीं में पैसा लगाना, भूमि खरीदना, भवन खरीदना, मशीन खरीदना, कोई उपकरण खरीदना, ये सभी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। तो भूमि भवन, आप देखेंगे भूमि भवन मशीन उपकरणों की खरीद में व्यय की गई राशि, व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। यानी निवेश क्या होता है, पैसा लगाना, मुद्रा लगाना, है ना, पहले पैसे खर्च करना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, सभी अच्छे प्रश्न है। देखिए इसमें कोई भी आपको क्या करना है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसमें पूछा गया है 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए, यानी कि जो भारतीय हैं और अपनी बहुराष्ट्रीय बहुत से राष्ट्रों में जो व्यापार कर रही है। भारत की 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए, कौन कौन सी है, टाटा मोटर्स, ठीक है, ये क्या बनाती है, मोटर गाड़ियों का निर्माण करती है, और इंफोसिस जो आईटी के सेक्टर में काम करती है। तीसरा है रैंडवैक्सी जो दवाइयाँ बनाती है, और चौथा है एशियन पेंट जो पेंट बनाता है। तो ये क्या सभी भारतीय कंपनियां हैं, लेकिन कैसी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं, जो बहुत सारे राष्ट्रों में या बहुत सारे देशों में व्यापार करती हैं। तो इसमें ये भारतीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी, टाटा मोटर्स, इंफोसिस क्या है, आईटी, और टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बनाती है, रैंडवैक्सी क्या दवाई बनाती है, एशियन पेंट यानी पेंट बनाता है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस स्थान पर अपना उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो किस स्थान पर अपनी इकाई लगाती हैं, है ना। तो आप देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर अपना उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, यानी जो बाजार के समीप हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस स्थान पर अपनी इकाई स्थापित करती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती हैं जो बाजार के नज़दीक हो। पहली कंडीशन ये देखते हैं, बाजार के नज़दीक, जहां कम लागत में यानी कम पैसे में कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, यानी यहाँ पर मजदूर आराम से मिल सकें, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी इकाई स्थापित करना चाहती है। अगला प्रश्न है आपका, आप प्रश्न देखेंगे अगला, विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, जैसे कि भूमि भवन मशीन उपकरण खरीद में की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995। अगला क्वेश्चन है, विश्व के लगभग कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो आप देखेंगे विश्व यानी पूरी दुनिया, विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। लगभग कितने देश, 160। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में वैश्वीकरण को क्या कहते हैं और नई आर्थिक नीति की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। तो आप देखेंगे भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ हुई, है ना। यानी भारत की बात हो रही है केवल, और विश्व की बात हो रही है तो 1990 के दशक में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो भारत में है, यानी भारत में वैश्वीकरण की राह पर चलना कब प्रारंभ किया, ये इसको कहते हैं नई आर्थिक नीति, उसको उसने किया 1991 में। ऐसे भी आ सकता है नई आर्थिक नीति की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, और ऐसे भी आ सकता है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, आयात किसे कहते हैं। आपने कभी न कभी, हम जब हमारे देश में वस्तुओं की कमी होती है या तो हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाते हैं, उसको हम आयात कहते हैं।
और दूसरे, जब अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश भेजा जाता है तो उसको कहते हैं निर्यात। तो आप देखेंगे आयात की परिभाषा लिखेंगे जब किसी अन्य देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है, ठीक है, यानी जब किसी अन्य देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं ना। यानी अपने देश में कोई वस्तुओं की कमी होती तो क्या करते हैं हमारा देश दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाता है, ठीक है। तो जब किसी अन्य देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका निर्यात किसे कहते हैं। तो दोनों आयात और निर्यात के दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। तो इसमें देखिए उत्तर, जब देश अपने देश से वस्तुओं को किसी अन्य देश में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहा जाता है या निर्यात कहते हैं। अगला प्रश्न है कंटेनर क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, कंटेनर वस्तुओं को रखने का पात्र होता है, पात्र यानी डिब्बा, ठीक है। यानी कंटेनर में क्या करते हैं, वस्तुओं को रखने का पात्र या डिब्बा है, ठीक है। वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है, वस्तुओं को क्या करते हैं, कंटेनर में रखा जाता है। आपने देखा होगा कई बार टीवी की और इनकी एलईडी की बड़ी पैकिंग आती है बढ़िया, तो वस्तुओं को क्या करते हैं, उन वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनर से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने में गति में वृद्धि हुई है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो वस्तु है टूट फूट नहीं होती और कंटेनर में सुरक्षित एक जगह से वस्तुओं को बड़े आराम से दूसरे जगह, यानी इनको जहाज़ों में, रेलों में और वायुयानों में, ट्रकों में लादने में कोई क्षति यानी टूटा फूट नहीं होती। तो ये क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, वस्तुओं को रखने का एक डिब्बा होता है, एक पात्र होता है, ठीक है। इनमें वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण चैप्टर थे, इसमें 3 सभी आईएमपी प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी प्रश्न है, यानी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।